Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic of lecture is nuclear magnetic resonance. It is very important in spectroscopy. The problem we want to solve by NMR. अगर हम देखें कि NMR जो आपके पास है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई गई है, तो इसमें आप देखें कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आपके जो है ना जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर की डिटेक्शन में, उसकी एलुसिडेशन में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। चाहे वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल हो, जैसे भी स्ट्रक्चर होते हैं उनकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू हम उनकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकते हैं। अगर इसी को हम नेक्स्ट उसमें हम देखें कि NMR क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, कि हम क्यों इसको जो है ना बाकी टेक्निक्स पे जो है ना इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो NMR को अगर देखें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में तो इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है। जैसे मॉलिक्यूलर इमेजिंग है, इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग के डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये जो है ना NMR इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर डिटरमिन किए जाते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के मॉलिक्यूल्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो भी NMR के थ्रू जो है डिटरमिन किया जाता है। लो थ्रू आउट लीगेंड स्क्रीनिंग, लीगेंड की स्क्रीनिंग भी हम इसके थ्रू करते हैं। ड्रग डिस्कवरी, आपके पास डिफरेंट किस्म के जो है ना सैंपल जो कलेक्ट किए जाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के, उनसे जो है ना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की जाती है। और ड्रग डिटर्मिनेशन में, ड्रग डिस्कवरी में जो है ना NMR बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वहाँ पे। केमिकल सिंथेसिस एंड रिएक्शन मॉनिटरिंग, अगर उसमें हम देखें केमिकल सिंथेसिस और रिएक्शन मॉनिटरिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि इसके थ्रू जब हम देख रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो हमें पता चल रहा होता है कि फ़लाँ प्रोटॉन जो है ना फ़लाँ उसमें चेंज हो रहा होता है, तो इससे मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। इससे मैकेनिज़्म भी जो है ना असाइन किया जा सकता है कि फ़लाँ जो मॉलिक्यूल था वो कार्बोनिल से अल्कोहल में चेंज हो रहा है। और इस किस्म की जो है ना जो रिएक्शन के दरमियान जो मॉनिटरिंग होती है कि मॉलिक्यूल एक से जो है ना दूसरे में चेंज हो रहा होता है, वी कैन डिटरमिन थ्रू NMR। सिमिलरली अगर हम देखें पॉलीमर्स एंड सॉलिड मटेरियल, वो भी इससे जो है ना उसकी में भी इस्तेमाल होता है। एंड एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में भी डिफरेंट किस्म की जो है ना सैंपल चेक करने के लिए NMR जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या एक्चुअली होती क्या है? ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, commonly referred to as NMR, nuclear magnetic resonance, is a technique which exploit the magnetic properties of certain nuclei to study the physical, chemical and biological properties of matter। ये जो आपके पास है इसमें जो है ना डिफरेंट किस्म के हम सैंपल यूज़ करते हैं, उसके हमारे पास ये हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है कि ये कैसे जो है ना रिएक्शन करेंगे। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स, कि अगर हमारे पास बायोलॉजिकल कंपोनेंट है बायोकेमिस्ट्री में तो उसमें भी इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लार्जर अमाउंट ऑफ सैंपल आर नीडेड बट नॉन डिस्ट्रक्टिव। अगर मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसका कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले में जो आपके पास ये NMR स्पेक्ट्रोमेट्री है, NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें जो आपके पास जो सैंपल इस्तेमाल होता है ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होता है, बट इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव एज़ कम्पेयर टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें बहुत कम सैंपल इस्तेमाल होता है बट फुली डिस्ट्रॉय हो जाता है आपके पास। NMR is the more powerful tool available for organic structure determination। अगर इसको हम देखें तो मोस्टली इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है NMR का वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। चूँकि प्रोटॉन NMR, HNMR भी इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, चूँकि ये प्रोटॉन की करैक्टरिस्टिक्स दिखाता है, हमें बताता है, उसकी डिस्कवरी में हेल्प करता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन by the molecules by the nucleus to induce spin flipping when the frequency of electromagnetic radiation become equal to the precessional frequency of the nucleus. These two frequencies are in resonance, hence the term is called nuclear magnetic resonance।
इसमें अगर हम देखें तो आपके पास जो न्यूक्लियस होता है, तो कॉमनली अगर हम उसको देखें तो न्यूक्लियस में नॉर्मली एक फ्लिपिंग हो रही होती है। न्यूक्लियस जो है ना, जिस तरह इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, इसी तरह न्यूक्लियाई भी है उसी तरह मोशन में होता है, और इस मोशन से जो है ना एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, ये न्यूक्लियस की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियस की जो आपके पास प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियो वेव आपके पास होती हैं, जब ये दोनों आपस में इन रेजोनेंस में आ जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस वजह से इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर, चूँकि ये न्यूक्लियस की फ्लिपिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जिसको कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक, चूँकि मैग्नेटिक इसलिए इसे कहते हैं कि जब ये घूम रहा होता है तो एक टाइनी मैग्नेट सा अपने इर्द गिर्द जनरेट कर देता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उससे जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है, उससे जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी पैदा हो जाती है, जब वो इन रेजोनेंस में आती है विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रेडियो वेव्स, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर जाती हैं फ्रॉम अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे उसके जो है ना बेसिक थ्योरी में, उसके जो है ना मैकेनिज्म में। व्हेन दिस फ्लिपिंग अकर्स द न्यूक्लियाई आर सेड टू बी इन रेजोनेंस। जब ये फ्लिपिंग होती है तो इट मीन्स कि ये जो आपके पास न्यूक्लियाई होते हैं ये आपके पास रेजोनेंस में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियाई होता है वो स्पिन कर जाता है फ्रॉम अल्फा टू बीटा स्टेट विद दिस हेंस द नेम फॉर द टेक्निक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और NMR। चूँकि ये रेजोनेंस में आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्लिप कर जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बेसिकली मैग्नेटिक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं चूँकि ये जो न्यूक्लियस का जो स्पिन कर रहे होते हैं, ये जिस तरह इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं इसी तरह न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, और स्पिननी से जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना मैग्नेटिज्म पैदा होता है, और इसी मैग्नेटिज्म के साथ जो है ना रेजोनेंस होती है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इट इज़ यूज टू स्टडी ए वाइड वेराइटी ऑफ न्यूक्लियाई। ये बहुत से मालिक्यूल हैं जिनको हम आगे स्टडी करते हैं कि NMR जो है ना किस किस्म के मालिक्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, किस किस्म के मालिक्यूल के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें हमने यहाँ पे दिखाया है आपके पास ये हाइड्रोजन है, C13 है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है। तो ये सारे के सारे जो मालिक्यूल आपको दिखाए गए हैं ये जो है ना NMR एक्टिव हैं। आगे हम इसमें स्टडी करेंगे कि आपके पास ये जो डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल होते हैं कैसे ऑप्टिकली एक्टिव, आपके पास कैसे जो है ना NMR एक्टिव होते हैं, और कौन से मालिक्यूल जो है ना NMR इनएक्टिव होते हैं। इनको अगर हम देखें तो आपके पास सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर स्पिन आपके पास होता क्या है। न्यूक्लियर स्पिन इज़ एक्चुअली द टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। ये जो न्यूक्लियस घूमता है इसी जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। इसी को हम न्यूक्लियर स्पिन का नाम देते हैं जब ये न्यूक्लियस घूम रहा होता है। दिस इज़ करेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, विच में बी हाफ इंटीग्रल और ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू होती है अगर इसको देखें तो ये 3 टाइप्स की वैल्यू हो सकती है। ये इंटीग्रल भी हो सकता है 1 2 3, हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी इसकी वैल्यू हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू कैसे जो है ना उसके साथ मैच करती है, और वो कैसे NMR एक्टिव या NMR इनएक्टिव हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें ओनली न्यूक्लियाई विद स्पिन क्वांटम नंबर विद स्पिन नंबर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसका जो है ना स्पिन नंबर अगर ज़ीरो होगा तो वो आपके पास आपके जो है ना NMR इनएक्टिव होगा। अगर उनका स्पिन नंबर ज़ीरो के बराबर नहीं है, कम है, ज़्यादा है, तो वो आपके पास क्या होगा, कैन एब्जॉर्ब और एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इट मीन यहाँ से ये भी एक बात क्लियर हुई कि अगर आपके पास उसका जो है ना न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर अगर ज़ीरो है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अब न्यूक्लियर जो है ना वो जो है ना NMR एक्टिव होते हैं। अगर उनका जो है ना आपके पास स्पिन नंबर जो है ना आपके पास इंटीगर में है या जो है ना हाफ इंटीगर में है तो वो जो है ना आपके पास NMR सिग्नल देते हैं, NMR डिटेक्टेबल होते हैं। नीचे अगर हम इसके एग्जांपल देखें, ए न्यूक्लियस विद एन इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर, अगर उसका मास नंबर और उसका जो है ना एटॉमिक नंबर दोनों, एटॉमिक नंबर Z दोनों अगर इवन हैं तो न्यूक्लियर स्पिन I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसका न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे चंद एक मैंने एग्जांपल दिए, कार्बन है, इसका जो है ना देखें 6 है और ये 12 है, ये 8 होगा, और ये जो है ना इसका जो है ना आपके पास 16 है,
सल्फ़र का देखें तो 1632 है, नो NMR सिग्नल। अगर इसको NMR के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए सैंपल को तो ये सिग्नल नहीं देगा, चूँकि इसका जो है ना आपके पास न्यूक्लियर स्पिन जो है वो क्या है, 0 है। सेकंड पे अगर हम देखें, ए न्यूक्लियस विद इवन मास नंबर A एंड ऑड एटॉमिक नंबर Z, अगर उसका एटॉमिक नंबर जो है ना, उसका मास नंबर जो है ना इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है, तो ये जो है ना इसकी जो वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन I जो है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो है ना आपके पास अवेलेबल होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और ये आपके पास इसकी जो है ना NMR डिटेक्टेबल होगा, इसको NMR डिटेक्ट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, बोरोन है आपके पास 10 है, इसका जो है ना आपके पास नाइट्रोजन है आपके पास जो है ना 14 है, तो ये इनका जो है ना आपके पास जो न्यूक्लियर स्पिन है इंटीग्रल वैल्यू है और ये NMR डिटेक्टेबल है। सिमिलरली अगर थर्ड नंबर पे हम आए कि तीसरी किस्म आपके पास क्या हो सकती है, तो ये आपके पास है न्यूक्लियस विद ऑड मास नंबर, कि उसका जो मास नंबर वो A जो होता है वो ऑड हो, एंड ऑड और इवन एटॉमिक नंबर जो Z है वो ऑड हो या इवन हो, तो उसकी जो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, ऑड इंटीगर में होगी, और ये भी आपके पास क्या होगा, NMR डिटेक्टेबल होगा। इसको भी NMR जो है ना इजीली डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ये 1 1 है, कार्बन आपके पास ये 6 13 है, ये 7 15 है, और ये आपके पास 16, ये आपके पास फास्फोरस जो है ना 31 है। तो ये सारे जितने भी खड़े हैं इनमें जो है ना डिफरेंट किस्म के आपके पास इनका जो है न्यूक्लियस जो है ना विद ऑड मास नंबर जो है, इनका जो A है वो आपके पास ऑड है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है जितने भी है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, और इनका जो स्पिन नंबर आपके पास आएगा स्पिन वो ऑड होगा। दैट्स वाई ऑल दीज मॉलिक्यूल्स, ऑल दीज एलिमेंट्स आर NMR डिटेक्टेबल। NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई, अगर हम इसको देखें कि कैसे आपके पास एक्टिव और इनएक्टिव, दोबारा इसको थोड़ा सा मैंने जो है ना डिटेल में वो किया है कि ये अगर आपके पास एटॉमिक सिंबल कोई X है, तो ये जो आपके पास मास नंबर होता है उसको हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि अगर आपके पास जितने भी मालिक्यूल हैं अगर उनका जो है ना इवन एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है, तो वो आपके पास क्या होगा, NMR इनएक्टिव होगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास न्यूक्लियर स्पिन जो उसके पास नंबर आता है I आता है वो 0 आता है, चूँकि 0 वाले सारे NMR इनएक्टिव होते हैं। सिमिलरली अगर उसका जो है ना एटॉमिक नंबर जो आपके पास मास नंबर ऑड हो, और उसका जो है आपके पास जो है Z खड़ा है एटॉमिक नंबर वो ऑड भी हो सकता है या बोथ, तो आपके पास जो है ना ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तो ये आपके पास क्या है, NMR एक्टिव होगा। या इसको हम देखें कि ये आपकी इसको इस तरह भी स्टडी करें कि ये आपके पास जो है ना A आपके पास जो है ना मास नंबर ऑड है, और Z जो है आपके पास ये ऑड भी हो सकता है या बोथ भी ऑड हो सकते हैं, दोनों अगर आपके पास ऑड हो तो ये आपके पास NMR एक्टिव है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी इसको देखा है, अगर आपके पास दोनों मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों आपके पास इवन है, तो इस ये जो है ना मॉलिक्यूल आपके पास NMR इनएक्टिव आएंगे। इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद हम डिटेल में देखें कि इसके एग्जांपल को कि कैसे जो है ना हाफ इंटीगर बन जाता है, तो ये अगर आपके पास मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड है या इवन है, तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर I आएगा वो आपके पास क्या आएगा, हाफ इंटीग्रल आएगा। जैसे एग्जांपल में अगर देखें आपके पास हाइड्रोजन है 1/2 आएगा, ये कार्बन C13 जो खड़ा है 3/2 आएगा, ऑक्सीजन जो खड़ा है आपके पास 5/2 आएगा इसका जो है ना, और ये आपके पास क्या है, NMR एक्टिव होगा, NMR डिटेक्टेबल होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मास नंबर आपके पास इवन है, एटॉमिक नंबर भी आपके पास इवन है, तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर ये आपके पास 0 आ जाएगा। और जितने भी आपके पास ये खड़े हैं इसकी जो एग्जांपल हैं, कार्बन जो है आपके पास ये C12 है, जो ऑक्सीजन आपके पास 816 है, तो इसका जो है ना आपके पास मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है ना चूँकि दोनों इवन में हैं, तो ये मॉलिक्यूल जो है आपके पास क्या हो गए, NMR इनएक्टिव शो करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास जो है ना थर्ड में हमने देखा है कि अगर आपके पास मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर आपके पास ऑड है, तो ये जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू आ रही है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है,
इंटीग्रल है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 और इसको देखते हैं आपके पास है हाइड्रोजन को ये 1 2 है, ये जो है ना 7 14 है और ये जो है ना आपके पास बोरोन खड़ा है 10। तो ये जो है ना सारी इनकी जो है ना जो वैल्यूज़ हैं क्या हैं डिफरेंट है। ये इवन भी हो सकता है मास नंबर एटॉमिक नंबर आर्ड हो, एक उसमें जो है ना एटॉमिक नंबर आर्ड हो मास नंबर इवन हो, तो फिर भी जो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इंटीग्रल में आएगा और आपकी जो एनएमआर जो कंपाउंड होगा एनएमआर क्या होगा एक्टिव होगा। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.